नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एलपीएम 121 अपनी सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं। और इसके पहले अपनी जो बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही है, मेरे हिसाब से आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे हो। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इन नंबरों पर मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप सभी ऐप से पढ़ रहे हो। उसका फायदा यही है कि लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, लाइव क्लासेस आपको मिल रही है और इसके साथ में ही आपको उनके नोट्स मिल रहे हैं और नोट्स के साथ साथ में आपके डाउट सॉल्यूशन हो रहे हैं। और इसके साथ में ही आपके जो रिवीजन के क्लासेस, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस पेपर सॉल्यूशन, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस हो जाने के बाद में बाकी की सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। और इसके साथ में ही अब अपन कवर करेंगे एलपीएम को। किसको कवर करने वाले हैं? एलपीएम को कवर करने वाले हैं। और अपने जो भी साथी है जो एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, अभी तक नहीं पता है उनको कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अपने सेमेस्टर वाइज सभी क्लासेस होती है, सभी नोट्स होते हैं, तो उन सभी साथियों को अवगत करवाना है। और अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको ये नंबर दे देना, वो क्यूरी के लिए बातचीत कर सकते हैं। और साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स इस प्रकार से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आगे आपके आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो भी एग्जाम दोगे उनमें काफी ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज जो एलपीएम अपन पढ़ रहे हैं वो एलपीएम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिएगा, एलपीएम एलपीएम और इसके साथ में ही 121 इसका क्या है? कोड है। अब देखिएगा, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। वन का मतलब क्या है कि सर, वन का मतलब है फर्स्ट ईयर। टू का मतलब क्या है? सेकंड सेमेस्टर। इस वन का मतलब क्या है कि सर इस सेमेस्टर में एक ही किसका है? ये पहला एलपीएम का कोर्स है और है भी यही। ठीक है, क्योंकि 122 तो नहीं है कोई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है। मतलब एक तो अपन जो पशु पढ़ते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह जो भी आते हैं वो आ जाएंगे। एक आ जाएंगे पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? मुर्गी। क्या आ जाएगा? मुर्गी। मतलब इस कोर्स में आपको पढ़ना है किसके बारे में? आपको पढ़ना है मेनली जो आपके पशु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और इसके साथ में ही एक पोल्ट्री। मतलब दो पोर्शन में ये सिलेबस आप डिवाइड कर सकते हो। एक आपके लाइव स्टॉक हो गया, एक आपके पोल्ट्री हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके पढ़ना है कि लाइव स्टॉक के बारे में भी और इसके साथ में ही पोल्ट्री के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में रहने वाला है, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ते हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? मेनली ये है कि आपको ये समझाया जा सके, क्योंकि अपन तो एग्रीकल्चर वाले हैं। अपन जब एग्रोनॉमी से ये सीख सकते हैं कि कैसे फसलों की रियरिंग की जाती है, कैसे उनसे अधिकतम प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है, कैसे फसलों में सुधार किया जाता है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा पढ़ते हैं। और एनिमल अपने को सिखाता है कि कैसे अपन लाइव स्टॉक से और पोल्ट्री से अत्यधिक अपन आय प्राप्त कर सकते हैं, अधिक अपन प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसका अपने को मेथड सिखाती है एलपीएम 121। अब इसमें जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक फर्स्ट रहने वाला है। टॉपिक फर्स्ट रहने वाला है। और टॉपिक फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? टॉपिक फर्स्ट में दिया हुआ है सबसे पहले कि आपको इसका रोल बताना है, इसका महत्व बताना है। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इकोनॉमी या नेशनल इकोनॉमी। अब ये बताना है कि अर्थव्यवस्था में लाइव स्टॉक का क्या महत्व है। जो आप एलपीएम पढ़ रहे हो, जो पशु है, उन पशुओं का किसमें महत्व पूछ रहा है? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में महत्व पूछ रहा है। कि सर हमारे माइंड में तो बहुत सारे महत्व आ रहे हैं। अब बताइए, आपकी पशुओं का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में वो किस प्रकार से अपना योगदान देते होंगे? कि सर सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो इससे रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्या? कि सर बिल्कुल मिलता है।
ठीक है, रोजगार हो गया सबसे पहला। फिर दूसरा अपने होता है कि बहुत सारे किसान भाई होते हैं, उनकी आय भी इन्हीं पर निर्भर होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि बैग अपने को बनाना है, चमड़ा इनका जो है बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है, जिनसे बैग बनाते हैं और अन्य प्रकार की कई उपकरण बनाते हैं। इनके बाहर का जो चमड़ा होता है, डेथ होने के बाद में जो चमड़ा होता है उस रूप में, और इसको भोजन के रूप में भी लिया जाता है कि सर भोजन कैसे होगा। भोजन जैसे कोई मांस खाता है, कोई दूध पीता है, तो वो क्या हो गया, भोजन के रूप में हो गया। मतलब अनेक प्रकार से ये क्या देता है, योगदान देता है। ये जीडीपी में भी योगदान देता है, किसमें देता है, जीडीपी में भी योगदान देता है। तो ये कई सारे रीजन तो आपके माइंड में आ रहे होंगे कि सर ये रीजन है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लाइव स्टॉक के द्वारा क्या मिलता है, बेटा रटना नहीं है किसी भी चीज को, कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। तो सबसे पहली चीज है कि अपन जो अपने घर पर जो पशु रखते हैं या फार्म पर जो पशु रखते हैं वो क्या देते हैं, एक तो उनसे अपने को रोजगार मिलता है, इसके साथ में उनसे अपने को आय भी प्राप्त होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि उनसे जो चमड़ा वगैरह प्राप्त होता है उससे कई सारे उपकरण बनते हैं। इसके साथ में ही भोजन के रूप में जैसे कि मांस, दूध, अंडा वगैरह ये मिलता है। अंडा किससे हो जाएगा, पोल्ट्री से। इसके साथ में ही जीडीपी में योगदान देता है, और इसके साथ में ही ये सोशल स्टेटस को भी डिनोट करता है। सोशल स्टेटस को भी क्या करता है, डिनोट करता है, मतलब सामाजिक स्तर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सामाजिक स्तर के बारे में बताता है, सोशल स्टेटस के बारे में बताता है। सोशल स्टेटस का मतलब क्या होता है, बताइए सभी साथी। गुड मॉर्निंग नीतू बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बेटा गुड मॉर्निंग। देखिएगा, अब आप बताओ कि सामाजिक स्तर के बारे में कैसे बताता है। जैसे कि अभी नीतू ने गुड मॉर्निंग किया, इसी पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नीतू के पास में 50 बेस है, कितनी है कि सर 50 बेस है, तो आप इसको कैसे देखोगे, आप इसको देखोगे कि यार अच्छी रेपुटेशन और इसके साथ में अच्छी पैसे वाली है नीतू, तो कि सर कैसे, क्योंकि जो अपन बात करते हैं ना, ये पशु जिनके पास में होते हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो उनको एक अलग लेवल से देखा जाता है कि ये क्या है, अच्छे पैसे वाले हैं। मतलब जिनके पास में फार्म है, अच्छी बेसे हैं, तो उनको एक अलग ही लेवल से देखा जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, आप इसको महसूस कर सकते हो। तो सोशल स्टेटस के बारे में भी ये बताता है। तो ये आपके क्या है, मेन इंपॉर्टेंस है, रोल है, योगदान है, किसमें, नेशनल इकोनॉमी में। तो ये मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं है, सभी साथी बताएंगे। सरिता कुमारी गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा। इसके बाद में देखिएगा, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। देखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है पहले टॉपिक में, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में जो अपने लाइव स्टॉक है उसका क्या योगदान है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था, रोजगार वगैरह बताया था। उसके पहले आपको देखना है कि पशुधन जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और विशेष रूप से ये ज्यादा भूमिका कहां पर निभाएंगे, कृषि प्रधान देशों में, कृषि प्रधान देशों में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। एक तो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि सर मिक्स्ड फार्मिंग होता है जब फसलों के साथ साथ में पशुधन का भी पालन किया जाता है। जब फसलों के साथ साथ में पशुधन का भी पालन किया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, सॉरी मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। कि मिक्स्ड फार्मिंग में पशुधन भी पालेंगे और इसके साथ में फसलें भी उगाएंगे, तो ये अपने क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है। तो कृषि प्रधान देश जैसे कि भारत में यह जीडीपी में, रोजगार सृजन में, खाद्य सुरक्षा में, ग्रामीण आजीविका में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब वन बाय वन अपन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर अगर इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब मेन चीजें लिखी हुई है,
आप इसमें और भी चीजें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इसमें ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप भी ऐड कर सकते हो समझने के बाद में कि क्या महत्व रहता है अपने पशुओं का। तो इनमें मैंने जो मटेरियल है वो सीमित लिखा है, तो उससे आपको समझना है, और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। और भी अगर वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर फिर भी पूछता है तो और ज्यादा डीपली आपको लिख के आना है, जो मैं समझाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले अपने आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। मतलब ये एग्रीकल्चरल के आउटपुट में क्या देता है, कहीं ना कहीं योगदान देता है। मैंने क्या कहा बेटा कि अभी जो क्रॉप्स को और इसके साथ में ही लाइव स्टॉक, मतलब अपन क्या करते हैं, पशुओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो इन दोनों को मिक्स्ड रूप से क्या कहा जाता है कि सर मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। तो इसी को ध्यान से समझिएगा, मिक्स्ड फार्मिंग, ये क्या हुआ, क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब इससे आउटपुट अत्यधिक प्राप्त होगा। एक तो ओनली आप फसलें ग्रो करोगे, एक इसके साथ में फसलों के साथ में आप पशुधन का भी पालन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो बोल रहा है कि पशुधन का कृषि जीडीपी में 25 से 30% और कुल जीडीपी में कितना होता है, 4 से 5% क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब पशुधन का कृषि में, टोटल एग्रीकल्चर में कितना योगदान है पशुधन का, 25 से 30%। और ओनली पशुधन का जीडीपी में बात करें तो 4 से 5% क्या है, योगदान है। यह किसानों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्रीय आय को क्या देते हैं, समर्थन देते हैं। ध्यान से समझना, अगर क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या लाइव स्टॉक से तो अपनी इनकम चालू रहेगी कि सर, बिल्कुल चालू रहेगी। तो ये आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको समझना है कि ये एग्रीकल्चरल आउटपुट और इसके साथ में ही क्या करता है, जो जीडीपी है उसमें योगदान देता है। तो पशुधन का कृषि जीडीपी में 25 से 30% और इसके साथ में कुल जीडीपी में 4 से 5% का क्या होता है, योगदान होता है। यह किसानों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और राष्ट्रीय आय को समर्थन प्रदान करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार का सर्जन। रोजगार का सर्जन मतलब इससे क्या मिलता है, ये रोजगार भी मिलता है। जैसे आप एक फार्म लगाए, उस पर आपके पास में 50 पशु है, वो गाय भैंस सब कुछ मिलाकर आपके पास में 50 है। अब इन 50 की रियरिंग क्या आप अकेले कर लोगे, आप अकेले कर लोगे क्या, कि सर नहीं करेंगे। एक तो आप को रोजगार मिल रहा है उस चीज से, और आप 10 व्यक्ति वहां पर लगा रहे हो, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, तो उन 10 व्यक्तियों को आपसे रोजगार मिल रहा है। मतलब ये क्या करता है, रोजगार का भी सृजन करता है। यह क्षेत्र 20 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। जैसे कि अपन बात करें, डेयरी है, किसी के पास में डेयरी है, तो उस डेयरी वाले को जॉब कौन दे रहा है, रोजगार कौन दे रहा है, कि सर पशुधन दे रहा है। अगर पशु नहीं होंगे तो वो दूध कहां से बेचेगा, कि सर बिल्कुल सही बात है। इसके साथ में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दही बनाने वाली फैक्ट्रीज, दूध बनाने वाली, दूध की पैकिंग करने वाली, बेचने वाली, कई सारे इससे क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास में भूमि बहुत कम होती है, मजदूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए निर्भर रहते हैं। इसके बाद में आता है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। मतलब पशुधन से प्राप्त होता है एक तो दूध, मांस, अंडे और डेयरी के जो उत्पाद है वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपने को प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब जो कुपोषण के शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं उससे क्या करता है, ये सेव करता है हमारे को। और पशुधन से अलग अलग अपने को पता है, क्या दूध अपन पीते हैं, पशुओं का पीते हैं, कोई गाय का पीता होगा, कोई भैंस का, कोई भेड़ का, कोई बकरी का। इसके साथ में ही अपने आता है मांस। बहुत सारे जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। अंडे,
इसके साथ में ही अपने आता है डेयरी के उत्पाद, जैसे दूध, दही, छाछ, वो सारी चीजें किसके आ जाएगी, घी वगैरह, वो अपने डेयरी के उत्पाद आ जाएंगे। वो भी किस पर आधारित है, वो भी पशुधन पर है। तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में भी सहायक होता है। फिर आता है सोर्स ऑफ इनकम फार्मर्स, मतलब मैंने कहा था कि क्रॉप्स और इसके साथ में ही क्या करते हैं, ये लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का किसानों के लिए, किसानों के लिए आय का स्रोत है, किसानों के लिए आय का क्या है, स्रोत है, किसानों के लिए आय का स्रोत आ जाएगा, वैकल्पिक स्रोत आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने फोर्थ टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है एक्सपोर्ट अर्निंग। क्या आता है, एक्सपोर्ट अर्निंग, मतलब इससे अपन क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा भी क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, विदेशी मुद्रा भी क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। मतलब इसके अपन क्या करते हैं, जो अपने को जो भी होता है, जो भी अपने को प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का अपन क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, निर्यात। तो देखिएगा, भारत बेस के मांस, डेयरी उत्पादों और कुक्कुट उत्पादों का क्या है, एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। मतलब बेस के मांस, डेयरी उत्पादक और इसके साथ में कुक्कुट उत्पादकों का ये क्या है, उत्पादक, और इनका क्या है, निर्यातक भी है, मतलब निर्यात भी करता है। और यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन में क्या होता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक्सपोर्ट अर्निंग आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ड्रॉट पावर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब अपन बात करते हैं, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ड्रा का मतलब क्या हुआ, खींचना। क्या हुआ, खींचना। अब आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में, अब भी कई जगह पर होता है कि जो अपने हल है, कल्टीवेटर है, देसी हल है, इनको कौन खींचते थे, इनको पशु, कौन, पशु। इसके साथ में अपने को कोई भी जो एग्रीकल्चर का जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो पशुओं के द्वारा, ऊंट वगैरह के द्वारा, बैलों के द्वारा। इसके साथ में ही अपन बात करें, जैसे कि सिंचाई करनी है, अब सिंचाई के द्वारा पहले जो चरस होते थे, उनको, उनके द्वारा जो अपन वाटर निकालते थे, कहां से, अपने कुएं से, तो वो किसके द्वारा, वो बैलों की जोड़ी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, यांत्रिकरण के बावजूद बैल और अन्य पशु भी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हल चलाने, सिंचाई, परिवहन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे ईंधन पर निर्भरता क्या रहती है, कम रहती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर और सोइल फर्टिलिटी। क्या आता है, ऑर्गेनिक मैन्योर और सोइल फर्टिलिटी आता है, मतलब जैविक खाद, जैविक खाद, और इसके साथ में ही आता है मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता आता है। ध्यान से समझना, सबसे पहले है ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है, जैसे कि अपने को एफआईएम प्राप्त होती है, पशुओं से क्या प्राप्त होती है, एफआईएम प्राप्त होती है। इस एफआईएम को अपन ने कंपोस्ट में चेंज कर लिया, इसके साथ में ही इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशन वाली खाद में अपन ने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में, चेंज करने के बाद में ये प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व, 17 पोषक तत्व, लगभग सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। कम मात्रा में हो सकते हैं पर ज्यादा पाए जाते हैं। यह पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है, सोइल की फर्टिलिटी को, मृदा की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे कि फाइबर हो गया, स्किन हो गया, मोर हो गया। मतलब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज को रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, जैसे कि चमड़ा प्रदान कर रहे हैं, ये चमड़ा प्रदान कर रहे हैं। चमड़ा कहाँ से मिलता है कि सर पशुओं का चमड़ा मिलता है, जो पशुओं की जो चमड़ी होती है ना, उसी को चमड़ा बोलते हैं। अब ये जो चमड़ा है, इस चमड़ा के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं और कई सारी चीजें
बनाई जाती है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है पशुओं के द्वारा, जैसे कि फाइबर प्रोडक्शन, जैसे कि भेड़ है, भेड़ों में से अपने को क्या मिलता है, ऊन वगैरह प्राप्त होता है। याक, बकरी, कंबल बनाने में, कई सारे कार्यों में क्या होती है, इनकी ऊन काम में आती है, फाइबर काम में आता है। तो पहला हो गया। इसके बाद में अपने आता है हाइड्स और स्किन्स, मतलब अपन बात करें चमड़ा और खाल, क्या आ जाएगा, चमड़ा और खाल आ जाएगा, जो कि जूते, बैग, बेल्ट ये बनाने में काम में आता है। अदर भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हड्डियां, सींग, खुरे, फार्मा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावटों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। वही आ जाता है कि सर क्रॉप भी है और इसके साथ में लाइव स्टॉक भी है। अगर अगर क्रॉप फेल हो जाती है, इसका प्रोडक्शन नहीं प्राप्त होता है, तो ये इंश्योरेंस के रूप में, बीमा के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, ये इंश्योरेंस के रूप में, बीमा के रूप में कार्य करता है। फिर आता है कल्चरल एंड सोशल इंपोर्टेंस। मैंने कहा था कि ये क्या करता है, ग्रामीण सामाजिक संरचना में क्या करता है, एक प्रकार की संपत्ति का प्रतीक माना जाता है कि इसके पास में तो 50 गायें हैं, 50 भैंसे हैं, इसके पास में तो संपत्ति बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। तो ये अपने क्या होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, और 10 टॉपिक है कि नेशनल इकोनॉमी में ये इस प्रकार से अपना क्या देते हैं, शानदार योगदान देते हैं। इसके साथ में ही अगर इस टॉपिक में कुछ भी एनीवन कुछ भी डाउट हो तो इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इसके साथ में ही कॉल कर सकते हो, और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपने सभी साथियों को बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पर कंप्लीट सिलेबस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।